सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गठिया की समस्या आज काफी आम हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 180 मिलियन लोग गठिया से जूझ रहे हैं और इसी के साथ ही ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर्स भी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर गठिया का इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो मरीज में दूसरी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। आज जरूरी है कि लोगों को इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए ताकि हम सभी इसके प्रति सतर्क रहें। और आज इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर सिंघल, जो भारत के टॉप हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन में से एक हैं। डॉक्टर अंकुर, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू, नमस्ते। तो सबसे पहले तो दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अंकुर को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और ऑर्थोस्कोपी UK और US में फेलोशिप, एंडो क्लिनिक में रिवीजन जॉइंट सर्जरी में फेलोशिप के लिए चुना गया है। सर, मेरा पहला सवाल भी इससे जुड़ा हुआ ही है। सबसे पहले मैं ये बताइए कि फेलोशिप में कौन से विशेष कौशल प्रदान किए जाते हैं? जैसे मेरा MS जो है बॉम्बे से हुआ है और उसके बाद मैं पहले अहमदाबाद में था और वहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट था एक शेल्बी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, और मैं बहुत सालों से जॉइंट सर्जरी कर रहा हूँ और उसी में और अपने आप को ट्रेन करने के लिए, मास्टर करने के लिए हम फेलोशिप्स करते हैं जिसमें रिवीजन, रीडू सर्जरीज वगैरह जो होती हैं उस पर हमको ट्रेनिंग मिलती है। बिकॉज जैसे आपने कहा 180 बिलियन लोग जो है गठियावाद से पीड़ित हैं, ऑब्वियसली सर्जरीज भी बढ़ रही हैं डे बाय डे, और जब प्राइमरी सर्जरीज बढ़ती है तो रिवीजन सर्जरीज भी बढ़ती हैं, तो उसी की ट्रेनिंग करने हम रेगुलरली साल 2 साल में जाते रहते हैं ताकि अपने आप को और अपडेट कर सकें, ताकि मरीजों को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर सर्जिकल स्किल्स प्रोवाइड कर सके और सर्जरी का लाभ दे सके। डॉक्टर अंकुर, आपसे भी समझना चाहते हैं क्योंकि आपने बताया कि डॉक्टर्स को ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, उन्हें बेहतर से और बेहतर इसमें किया जाता है, लेकिन जो आमजन होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उन्हें फेलोशिप का क्या फायदा मिलता है? जैसा मैंने कहा ना कि अभी किसी भी स्थानीय लोग को कहीं बाहर मेट्रो सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ट्रेन फैसिलिटीज़, एक्सपर्ट्स यहीं अवेलेबल हैं, उनके घर के नज़दीक अवेलेबल हैं, और वही फैसिलिटीज़ जो उनको मेट्रो सिटीज़ में मिलती थी वही सर्जरी रिजल्ट आपको यहाँ मिल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अंकुर, तो एक लोगों को भी था कि फेलोशिप जो होता है वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होता है, एक्सपर्ट्स के लिए होता है, हमारे लिए होता है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर वो ट्रेंड होंगे तो हमारा इलाज भी बेहतर हो सकता है। गठिया के बारे में आप समझना चाहते हैं, इसके बारे में हमने अक्सर सुनी, कई सारी चीजें सुनी, कई भ्रांतियां भी है। पहले तो ये बताइए कि गठिया होता क्या है, इसके प्रकार क्या होता है, इलाज क्या होता है इसका? बेसिकली इट्स अ वात रोग कहते हैं इसको, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसको हम संधिवात कहते हैं, जो उम्र के साथ होता है, एक होता है गठियावात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दोनों ही आर्थराइटिस में कार्टिलेज घिसता है। एक कॉमन मिथ है पेशेंट्स में कि इसमें लिक्विड सूखता है, ग्रीस सूखता है, ऐसा नहीं है, कार्टिलेज घिसता है बेसिकली। और इसके 2 प्रकार कॉमनली होते हैं, और जैसे आपने कहा महिलाओं में कॉमन होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होता है और गठियावात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम उम्र में होता है, और उसमें शरीर के बाकी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। गठियावात एक पॉली आर्टिकुलर डिसीज है, बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात होता है मोनो आर्टिकुलर डिसीज है, मतलब सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। और यही कॉमनली आर्थराइटिस के 2 प्रकार हैं, जो कि महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है पुरुषों के कंपैरिजन में। हाँ बिल्कुल डॉक्टर अंकुर, हमारे मुख्य जो विषय उस पर हम जाते हैं, घुटने की गठिया के इलाज के बारे में जब हम आपसे समझेंगे, तो सबसे पहले कि ये बताइए कि घुटने की गठिया का लक्षण क्या होता है, कैसे हम शुरुआत में समझे कि हमें इसके लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं और कैसे डॉक्टर्स के पास जाएं? अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगली में स्वेलिंग आता है, सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होता है लगभग आधे घंटे से ज़्यादा। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस से बात करें तो घुटना ही कॉमनली होता है। और जैसा आपने देखा होगा घरेलू महिलाओं को खड़ा रह के खाना बनाना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, नीचे बैठना पड़ता है, तो इस चक्कर में उनके शुरुआती दौर में घुटने घिसने चालू हो जाते हैं, खासकर मीनोपॉज के आसपास। तो 40 से 45 साल की उम्र में उनको खड़े रहने में दिक्कत होगी, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, बैठ के उठने में दिक्कत होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब ये वात रोग के लक्षण हैं और उनको एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए इसी समय पे। डॉक्टर अंकुर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आगे हम आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं कि घुटने के जोड़ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताइए। जैसा मैंने कहा आर्थराइटिस में कार्टिलेज घिसता है, तो नॉर्मली जिसके घुटने अच्छे हैं उसके ऊपर एक चिकनी कार्टिलेज की कवरिंग होती है। मैं एक मॉडल से समझाना चाहता हूँ। जैसे ये घुटने का जोड़ है, ये जो जोड़ है इसके ऊपर एक चिकनी कैप होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और ये नीचे भी हड्डी के ऊपर होती है और बीच में एक गद्दी होती है जो कि एक कुशन होता है। और जब ये अच्छी होती है तो घुटने में गैप होता है। विथ एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके घुटने का कार्टिलेज जो है वो पूरा घिस जाता है, और जब ये ऐसा होता है तो घुटने में गैप कम हो जाता है और घुटना आपस में टकराता है, इसलिए मरीज को दर्द उत्पन्न होता है और उसको चलने में दिक्कत होती है। इसी को ही आर्थराइटिस कहते हैं। इसके 4 स्टेजेस होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
इनिशियल स्टेज में हम दवाई से मरीज को ठीक करते हैं, लेट स्टेज में सर्जरी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सही समय पे मरीज आ जाए एक्सपर्ट के पास तो हम इस बीमारी को रोकते हैं या स्लो कर देते हैं और सर्जरी से बचाते हैं मरीज को। डॉक्टर अंकुर, आपने यहाँ पे कहा कि सही समय पर अगर मरीज आ जाते हैं, तो आपसे एक बार ये समझना चाहते हैं कि सही समय और सही इलाज, इनके बारे में बताइए कितने ज्यादा जरूरी है ये दर्शकों के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग लापरवाही कर देते हैं, उन्हें लगता है लक्षण दिख भी रहे तो ठीक है बाद में जाएंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग लापरवाही करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार पहले मैं अच्छी तरह चल पा रहा था या चल पा रही थी, सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही हूँ, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, खड़े रहने में दिक्कत है, तो आप एक्सपर्ट को दिखाइए। अगर अर्ली स्टेज में होगा या कटोरी सिर्फ माइल्ड घिसी होगी तो ये दवाई से हम इसको स्लो कर देंगे, हैबिट्स मॉडिफाई करेंगे, एक्सरसाइज से ही आपको ठीक कर देंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मेरी तकलीफ इतनी बढ़ जाए कि मुझे चलने में लंगड़ापन आ जाए या मैं ठीक से खड़े नहीं हो पा रही, बहुत दिन भर दर्द रहता है, तब मैं एक्सपर्ट को दिखाऊं। आपको शुरुआती स्टेज में ही एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए और अगर सही समय पे सही इलाज होता है तो इस बीमारी को हम रोकते हैं। डॉक्टर अंकुर, अब तक 6000 से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आपने 10 सालों में की है, या अपने आप में एक अचीवमेंट कह सकते हैं हम इसे। घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, दर्शकों को जरा समझाइए। जैसा मैंने कहा 4 ग्रेड्स होते हैं आर्थराइटिस के। इनिशियल ग्रेड में दवाई देते हैं और लेट स्टेज में सर्जरी करते हैं। क्योंकि कार्टिलेज ही घिसता है तो सर्जरी में भी कार्टिलेज का ही रिसर्फेसिंग होता है, जो कि घिसा हुआ पार्ट है। मतलब एक जो कॉमन मिथ है छत्तीसगढ़ में कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में पूरा जोड़ निकाल के नया जोड़ फिट करते हैं, वैसा नहीं होता। जैसे अगर हम घुटने की बात करें तो ये कार्टिलेज घिस चुका है, सर्जरी में हम इसी को रिसर्फेस करते हैं और एक आर्टिफिशियल कैप लगा देते हैं और आपके जॉइंट को वैसा ही रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जैसे पहले था। सो इट्स अ रिसर्फेसिंग सर्जरी या कैपिंग सर्जरी है, जो जिस तरह से ये जॉइंट सर्जरी होती है। तो पूरा जॉइंट निकालते नहीं है, इट्स अ कैपिंग सर्जरी जो होती है। और मैं जिस टेक्निक से ऑपरेशन करता हूँ उसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक। मतलब हर चीज़ मिनिमाइज तरीके से होती है, मिनिमल रिसर्फेसिंग से होती है, मसल स्प्लिटिंग से करते हैं। इसलिए मरीज को हम 3 घंटे बाद चलाते हैं, सेम डे सीढ़ी चलाते हैं, सेकंड डे चलता फिरता है और तीसरे दिन घर चला जाता है और घर पे भी नॉर्मल वॉकिंग करता है। तो ये एक मिनिमल इन्वेजिव वे में जॉइंट सर्जरी होती है, जिससे काफ़ी फास्ट रिकवरी होती है। क्या था पहले ज़माने में मरीज़ों को 2-2 दिन चला नहीं जाता था, काफ़ी पेन होता था, नलियाँ लगती थी। ये सब चीज़ें इस टेक्निक से हमने हटा दी गई हैं, इसलिए मरीज़ की रिकवरी फास्ट होती है और अपनी नॉर्मल दिनचर्या में काफ़ी जल्दी वो आता है सर्जरी के बाद। मुझे उस टाइम में तो कोई पेन नहीं हुआ और एनेस्थीसिया दिया गया मुझे और सुन कर दिया लोअर पार्ट पूरा। उसके लिए भी बहुत सावधानी रखी गई एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने भी, और थोड़ा बीपी शूट ज़रूर करा लेकिन उन लोगों ने मैनेज किया और मेरा बीपी जब नॉर्मल आ गया उन्होंने सर्जरी स्टार्ट किया और बहुत कंफर्टेबली मेरा सब पूरा काम A to Z पूरा अच्छे से हो गया। मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा बहुत ज़्यादा पेनफुल मेरा मामला रहा और 10-12 साल से ये पेन रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत एनकरेज किया, हिम्मत बंधाई और ये कहा कि आप पॉजिटिव सोच रखेंगी तो ही आपको जल्दी रिकवरी होगी। आप डरिए मत, बिल्कुल हिम्मत दिखाइए और करिए। काफी लंबे समय से लोगों का आप इलाज कर रहे हैं, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं कि घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए जो सबसे लेटेस्ट तकनीकें हैं उनके बारे में जरा बताइए। तो हम जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मिनिमम कट टेक्निक, इट्स एन एडवांस टेक्निक इन विच वी परफॉर्म अ जॉइंट सर्जरी और मरीज़ काफ़ी फास्ट रिकवरी उसकी होती है इसमें और जल्दी नॉर्मल वो हो जाता है। पहले ज़माने जैसा नहीं है, मरीज़ को पेन भी बहुत कम रहता है एंड अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी जल्दी आता है एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ आवर इनोवेटिव टेक्निक विच इज़ अ मिनिमल वे ऑफ परफॉर्मिंग अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अंकुर सर से फिर सलाह लेने आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने नी रिप्लेसमेंट करवाया है और मेरा ये एक पैर का पेन नहीं जा रहा है। उन्होंने बोला घबराने की कोई बात नहीं, अपन इसका डायग्नोस करते हैं और फिर क्या प्रॉब्लम है ये अपन डायग्नोसिस में पकड़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेरी रिवीजन नी सर्जरी करवाई और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मालूम नहीं 10-15 दिन में ही ऐसा लगने लगा कि मेरे दोनों पैर इतने परफेक्ट हो गए हैं और मैं बिल्कुल दौड़ के चलने लगा, यानी बिल्कुल पूरा ये एकदम नॉर्मल हो गया। डॉक्टर अंकुर, हिप जोड़ क्या होता है इसके बारे में जरा बताइए। जैसा मैंने कहा घुटने के ऊपर कार्टिलेज होता है, उसी तरीके से हिप जॉइंट के ऊपर भी कार्टिलेज होता है और छत्तीसगढ़ में कुछ बीमारियां एंडेमिक की जैसे सिकल सेल हुआ, थैलेसीमिया हुआ, उसमें क्या होता है आपका कार्टिलेज घिस जाता है बिकॉज आपकी वेस्कुलर सप्लाई कम हो जाती है बॉल की, उसी को हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो कूल्हे में जो गैप होता है वो कम हो जाता है और कूल्हा आपस में टकराता है और हमको दर्द होता है। और इसके भी 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 और
ग्रेड वाइज ही ट्रीटमेंट होता है। अगर मरीज सही समय पर हमारे पास आता है तो हम उसको ऑपरेशन से बचाते हैं। और डॉक्टर अंकुर, ग्रेड का आपने जिक्र किया, इसलिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में आप कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट पूरा क्या होता है, कैसे पता चलता है किस ग्रेड में कौन सा स्टेप लेना है आगे? जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसके एक्सरेज वगैरह करते हैं उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे, और हम ये देखते हैं कि जॉइंट असेस करते हैं कि कैसा जॉइंट है, उसका बॉल की संरचना कैसी है, उसकी गोलाई कैसी है, अगर उसका सॉकेट पूरा घिस चुका है तो किस तरह से घिसा है, सीटी स्कैन्स वगैरह भी करने पड़ते हैं कई बार, एंड देन वी प्लान द सर्जरी। तो अगर मैं मॉडल की से बात करूँ तो ये अपना बॉल है, ये बॉल का जो कार्टिलेज है पूरा घिस चुका है, सेम सॉकेट भी घिस चुका है, और जब ऐसा होता है तो कूला आपस में टकराने लगता है जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, और तब मरीज को दर्द होता है। और अगर लेट स्टेज में आता है तो हम ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन में क्या करते हैं, ये भी मिनिमल इन्वेसिव तरीके से मैं करता हूँ, और उसमें सिर्फ जो घिसा हुआ पार्ट है बॉल उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल बॉल लगा देते हैं, एंड सॉकेट को भी हम रीसरफेस करते हैं और आपके जॉइंट को ऐसा रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं, इट्स अ सेरामिक जॉइंट, और यहाँ पे भी सेरामिक है, और बॉल को ऐसे हम रिप्लेस कर देते हैं, और मरीज़ का कूला हम वैसे ही रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं जैसा 15 से 20 साल पहले था। और वो काफ़ी फास्ट हमारी टेक्निक से नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी वापस आता है, गाड़ी चला रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ता है आराम से, 3000-4000 सीढ़ियाँ आराम से चढ़ रहा है, बाइक वगैरह सब चलाता है, एंड ही बिकम्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल यंग गाय वंस द सर्जरी हैज़ बीन डन। उसमें मतलब दिक्कत आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैं इधर उधर सर्च मारा कि ठीक हो जाए, फिर अंकुर सर से फिर मिला। तो अंकुर सर इतना अच्छे हैं कि उसने बोला कि टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन होता है, उतना टेंशन नहीं लेना है उसमें। तो फिर मैंने ऑपरेशन करवाया 2020 के आसपास, 20-21 में है, तो अभी लगभग 4-5 हो गया है। तो जब से रिप्लेसमेंट हुआ है तब से तो अभी तक समस्या कुछ नहीं है, और ज़िंदगी नॉर्मल हो गया एकदम। गाड़ी वाड़ी चलाना है, चलना फिरना है, उठना बैठा एकदम नॉर्मल हो गया। नहीं तो पहले 2 कदम चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। बिल्कुल डॉक्टर अंकुर, ये तो आपने बताया कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कब की जाती है, क्यों की जाती है, इसका कारण क्या होता है, लेकिन इसके लाभ क्या होते हैं? ये सर्जरी करने के बाद जो प्रॉब्लम्स रहती है किसी पेशेंट को, वो कैसे पूरी तरीके से ठीक हो जाती है? जैसा मैंने कहा, मेन प्रॉब्लम जो होती है वो पेन होता है, क्योंकि आपका जो कार्टिलेज है पूरा घिस चुका है। उसके बाद आपकी चाल में थोड़ी कमी आती है, लंगड़ाहट होती है, आप लकड़ी पकड़ के चलते हो। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पेन एंड द डिफॉर्मिटी आफ्टर दैट। एंड वंस हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, इमीडिएटली सर्जरी के बाद मरीज़ का जॉइंट पेन चला जाता है। फिर धीरे धीरे विद एक्सरसाइज उसकी मसल्स डेवलप हो जाती हैं और उसकी चाल भी नॉर्मल हो जाती है, एंड ही वॉक्स जस्ट लाइक इन हिज यंगर डेज, मतलब वो पहले जैसा चलने लगता है, बिकॉज उसका जॉइंट पेन पूरा चला जाता है। तो दैट इज़ हाउ दिस मिरेकुलस सर्जरी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर हेल्दी लाइफ। डॉक्टर अंकुर, इस सर्जरी में किस प्रकार के इम्प्लांट का उपयोग किया जाता है? मूलतः 2 प्रकार के इम्प्लांट्स होते हैं। पहला होता है कोबाल्ट क्रोमियम का। अगर मरीज़ की उम्र 60-70 साल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो ये अच्छा जॉइंट है, बिकॉज एनीवेज पेन चला जाता है और इसकी लाइफ 15 से 20 साल रहती है। पर अगर मरीज़ की उम्र कम है, एक्टिव इंडिविजुअल है, काफ़ी हेल्दी है, सो डेफिनेटली हमको सेरामिक प्रेफर करना चाहिए, जो गुलाबी कलर का होता है, इस तरह से। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। 30-35 साल अगर आप अच्छी तरह से सर्जरी की गई है तो मरीज़ को हम अच्छी लाइफ दे सकते हैं, एटलीस्ट 30 to 35 ईयर्स। सो अगर यंग एक्टिव इंडिविजुअल है तो सेरामिक इज़ द प्रेफर्ड जॉइंट। तो 2 ही तरह के जॉइंट्स होते हैं हिप जॉइंट में, सेरामिक या फिर कोबाल्ट क्रोमियम। डॉक्टर अंकुर, एक बार फिर से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर जब आप लोगों को कहते होंगे कि आपको ये सर्जरी करानी, तो पहला जिक्र यही आता है दिमाग में कि कितना समय इसमें लगेगा, और अगर ये सर्जरी कराते हैं तो रिकवरी में कितना समय लगेगा। तो पहले तो ये बताइए कि ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है और उसके बाद रिकवरी के लिए कितना समय देना होता है? जैसा मैंने कहा कि बहुत सालों से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो हमको लगभग आधे घंटा लगता है। हमारे आधे घंटे में सर्जरी पूरी कंप्लीट हो जाती है, और हम 2 घुटने का भी एक साथ करते हैं। और हमारे प्रोटोकॉल में हम सेम डे चलाते हैं, 3 घंटे बाद मरीज़ को चलाते हैं, सेकंड डे सीढ़ी चढ़ता है और तीसरे दिन घर चला जाता है। घर में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हमारे मरीज़ लगभग 1 महीने में अपने नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं, सारे काम करते हैं, बाहर जाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। रोबोटिक सर्जरी का अगर हम जिक्र आपसे करें तो ये सर्जरी कैसे की जाती है, और लोगों को एक भ्रम भी है इसको लेकर के कि रोबोट इसमें इलाज करते हैं, इस भ्रम को आप कैसे दूर करेंगे दर्शकों का? रोबोटिक सर्जरी जो काफ़ी अभी 1-2 साल में प्रचलित हुआ है भारत में, सबसे पहली चीज़ तो रोबोटिक असिस्टेड होता है। रोबोट हेल्प्स द सर्जन। ये उसी तरीके से जैसे एयरप्लेन में अगर पायलट अच्छा हो तो ही सर्जरी अच्छी होती है। कभी भी कोई सर्जरी में सर्जन को रिप्लेस नहीं कर सकता। रोबोट कांट रिप्लेस द सर्जन, ही जस्ट हेल्प द सर्जन। तो रोबोटिक सर्जरी में सबसे पहली चीज़ तो रोबोट सर्जरी नहीं करता है, वो सर्जन की हेल्प करता है। अगर सर्जन को कुछ हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द कट्स एंड डिग्रीज, देन रोबोट विल हेल्प इट। पर इसके लिए सर्जिकल एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है और सर्जन को एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। रोबोट सिर्फ आपकी हेल्प करेगा, रोबोट आपकी सर्जरी अच्छी नहीं कराएगा। सर्जन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जस्ट लाइक एयरप्लेन्स में इतनी मशीन्स होती हैं, टेक ऑफ लैंडिंग पायलट अगर अच्छा हो तो ही अच्छी होती है, नहीं तो वो भी नहीं होती। सो रोबोट इज़ अ टूल विच हेल्प्स द सर्जन इन परफॉर्मिंग द सर्जरी। तो इट्स अ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, इसमें रोबोट ऑपरेट नहीं करता है।
डॉक्टर अंकुर, ये बहुत ही बड़ा भ्रम था जो आपने दर्शकों का दूर किया, लेकिन देखिए रोबोटिक सर्जरी का जिक्र हमने यहाँ पर किया है, तो एक सवाल और आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आज की डेट में कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर कुछ कहीं के सोशल मीडिया जो कंटेंट बनाते हैं वो कई तरीके के वीडियोस डालते हैं इसे लेकर, जिसमें कई भ्रम भी होते हैं और अक्सर ये होता है कि लोग उसे देखकर उसी से प्रभावित हो जाते हैं, वो ये समझने लग जाते हैं। उन्हें आप क्या कहेंगे? डॉक्टर से सलाह लेना तो लोग आजकल थोड़ा सा समझते हैं कि नहीं, यूट्यूब से काम चला लेते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया में काफ़ी मार्केटिंग होती है, काफ़ी गिमिक्स होते हैं। मैं इनको यही बोलूँगा कि उसी से सलाह लें जिसके पास एक नॉलेज है और जो परखा हुआ है एंड जो आपको एक सही सलाह दे, बिकॉज काफ़ी जगह ये सब कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं बट एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक एक्सपर्ट को दिखाएं एंड सी एविडेंस देखिए कि कितने साल से चीज़ है, कितने साल चली है। सिर्फ सुनी बातों पे या देखी बातों पे नहीं, आप प्रॉपर लिटरेचर पढ़िए और उसके बाद जज करिए। It is always better to consult an expert who has a vast experience in this field. बिल्कुल, और हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी अगर कहीं भी लक्षण आपको दिखते हैं जैसे कि डॉक्टर अंकुर ने बताया, तो पहले आप डॉक्टर से ही संपर्क करिए, वो जो आगे ट्रीटमेंट आपको बताते हैं उसी को आप फॉलो करिए। डॉक्टर अंकुर, EVN क्या होता है, इसके बारे में बताइए, इससे शुरुआती लक्षण निदान क्या क्या होते हैं? सो EVN का जो मतलब है, इट इज एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब आपकी जो हड्डियों में खून जाना कम हो जाएगा। अब जब खून जाना कम हो जाएगा, जैसे ब्लड अगर अपने हार्ट में ना जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, उसी तरीके से अगर हड्डी में खून ना जाए तो हड्डी मरने लगती है। इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। अब क्या ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ऐसा हो सकता है? छत्तीसगढ़ में सिकल सेल और थैलेसीमिया के काफ़ी पेशेंट्स, इट्स एन एंडेमिक डिसीज। इवन कोरोना के बाद भी बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड ओवर यूज़ काफ़ी मरीजों के बॉल्स में जो गोला होता है या बॉल एंड सॉकेट होता है, जो हिप जॉइंट है, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वो पार्ट मरने लगता है, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। एंड जब ऐसा होता है तो आपका कार्टिलेज पूरा डैमेज हो जाता है एंड देन आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। इसी को एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, जिसके 4 ग्रेड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। इनिशियल स्टेजेस जब आती है मरीज की, या ग्रेड 1, ग्रेड 2 में हम दवाई से ठीक करते हैं और लेट स्टेज में हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। डॉक्टर अंकुर, ये तो आपने बताया कि EVN होता क्या है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताइए। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि अपने आप भी ठीक हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो EVN जो होता है अपने आप ठीक नहीं होता। दूसरा चीज़, अगर इनिशियल स्टेज में मरीज आता है तो हम कुछ ऐसी दवाई देते हैं ताकि उसकी हड्डी मजबूत हो जाए और उसकी जो हिप जॉइंट है उसका शेप चेंज ना हो, या जो EVN है वो बढ़े ना। इनिशियल स्टेज में हम ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। बट अगर मरीज़ हमारे पास लेट स्टेज में आता है, जब ऑलरेडी उसका जो बॉल एंड सॉकेट डैमेज हो चुका है या उसका जो हिप जॉइंट है उसकी वेस्कुलर सप्लाई चली गई है, तब वो आते हैं हमारे पास। तब ज़्यादातर हमको सर्जरी ही करनी पड़ती है, जिसको हम हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव वे में, तो ही मरीज़ को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। डॉक्टर अंकुर, अक्सर ये देखा गया है कि कई वृद्ध मरीज, या हम कहें कि ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं, वो घर में गिर जाते हैं और कूल्हे के फ्रैक्चर से पीड़ित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए एज ए डॉक्टर उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या एडवाइस देंगे आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही बात है। जिन मरीजों की उम्र 70 से 80 साल होती है, उनमें चांसेस रहते हैं कि बाथरूम में वो गिर जाते हैं और हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, बिकॉज वहाँ की बोन्स जो होती है कमज़ोर होती है। तो मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि जितने भी आपके घर में अगर दादा दादी, नाना नानी जो भी इस उम्र में है, ध्यान रखें कि बाथरूम जो है गीला ना हो। सबसे पहली चीज़, जो रूम है वो वेल लाइटेड होना चाहिए, मतलब रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ भी फ्लोर पे पड़ा नहीं होना चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं तो ध्यान रखिए खिलौने वगैरह, लिटरिंग ना हो बेसिकली, बिकॉज यहीं से ही कई बार गिर के फंसते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाथरूम के बाहर जो पायदान होता है वो भी फिसलन वाला नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, एकदम मोटा स्टर्डी होना चाहिए ताकि वो गिरे ना। बिकॉज मैंने देखा है मैक्सिमम लोग रात में ही गिरते हैं, बिकॉज हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं और सडनली हम बाथरूम करके आ रहे होते हैं, वृद्ध मरीज गिर जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी बाथरूम होता है उसके बाथरूम के अंदर आप रेलिंग लगाइए, ताकि अगर मान लीजिए कुछ झटका लगे तो तुरंत पकड़ लें और गिरने से बचें। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर घर में आपके ओल्ड मरीज़ हैं 80 साल, 70 साल, 90 साल, तो प्लीज़ बाथरूम में रेलिंग लगाइए। इवन कम्बोर्ड के बगल में भी रेलिंग लगाइए ताकि बैठ के उठने में भी वो सपोर्ट ले सकें, बिकॉज यही पोजीशंस होती हैं जिसमें मरीज़ इस उम्र में गिरता है। अगर ये सावधानियाँ बरतें हैं तो गिरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर अंकुर, लोग आमतौर पर जोड़ों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं, लापरवाही की बात हमने पहले भी आपसे की थी। क्या आप बता सकते हैं कि जोड़ों की देखभाल कैसे की जाए ताकि हम भविष्य में गठिया से खुद को बचा सकें? देखिए, महिलाओं में ये कॉमन होता है, पुरुषों में लगभग 60-70 साल के आसपास होता है, महिलाओं में 40-45। तो अगर आप मीनोपॉजल एज ग्रुप में हैं तो ध्यान रखें, वजन कम रखें, नियमित कसरत करें, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं घुटने के लिए। अपना आहार, न्यूट्रिशियस फूड लें, दूध, दही, पनीर,
मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, अपना पालक वगैरह होता है, सब्जियां ज़्यादा खाइए, अपना वज़न कंट्रोल में रखेंगी महिलाएं जो कि मेनोपॉजल एज ग्रुप में हैं, कसरत करेंगी तो ये बीमारी जो है आपको नहीं होगी। अपना खान पान ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, ऐसी कोई एक्टिविटी जैसे सीढ़ी चढ़ना, ज़मीन पर बैठना, ये सब अवॉइड करें अगर आपको जॉइंट पेन हो, क्योंकि आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो महिलाएं होती हैं वो होम मिनिस्टर होती हैं घर की, अगर वही अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर तो सरकार गिर जाएगी हम लोगों की। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं अपना ख्याल रखें, और कैसे करें, नियमित कसरत करके, आहार अच्छा रख के और वजन कंट्रोल रखेंगे तो जॉइंट प्रॉब्लम्स उनको नहीं होगी। हाँ बिल्कुल डॉक्टर अंकुर, एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन है ये कि अगर आपने इतनी सारी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की हुई है तो आप जरा ये बताइए कि क्योंकि फायदा तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इसकी प्रॉफिट दर अगर हम बात करें, सफलता दर की, तो ये आपको कितनी लगती है अब तक? जो सक्सेस रेट है जॉइंट सर्जरी का वो अनसक्सेस रेट से काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे को कई पेशेंट्स आते हैं कि सर ऑपरेशन कराया नहीं चल पा रहे। हमको एज अ लेमैन यही लगता है कि यार ऑपरेशन कराया है तो चलना चाहिए, चल क्यों नहीं पा रहा, पक्का घुटने में कुछ प्रॉब्लम है या ऑपरेशन खराब हुआ है। पर एक्चुअल में कई चीज़ें और भी होती हैं, सिर्फ ऑपरेशन कराया उससे मरीज़ नहीं चल पा रहा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ का ऑपरेशन तो अच्छा होता है पर उसको कमर में नस दबरी होती है, दिमाग में नस दबरी होती है, या उसको पार्किंसन हो जाता है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं, नसों की प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से चल नहीं पाता। पर हमको ऐसा लेमैन लगता है कि यार उसका घुटना ही खराब होगा, पर ऐसा नहीं है। घुटना सर्जरी अगर अच्छी तरह की गई है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कई बार मेरे को पेशेंट्स आते हैं, एग्जांपल देते हैं वाजपेयी जी का कि वाजपेयी जी का सर्जरी हुआ और चल नहीं पाए, पर एक्चुअल में सर्जरी तो उनको अच्छा ही हुआ था, वो चल नहीं पाए बिकॉज उनको पार्किंसन हो गया, लंग्स उनकी प्रॉब्लमेटिक थे, बहुत सारे अलग मेडिकल इशूज़ हैं जिसकी वजह से चल नहीं पाए। पर घुटना सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है, अगर आप एक्सपर्ट से कराते हो और सर्जरी अच्छी तरह की गई है तो उसके रिजल्ट जो हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट हैं, शॉर्ट टर्म नहीं है। डॉक्टर अंकुर, आपने हिप के बारे में कई सारी चीजें बताई, इसकी सर्जरी के बारे में बताया, क्या इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताइए? जी बिल्कुल, जैसा हमने कहा कि महिलाओं में गठियावात कॉमन है, ऐसी एक हिप की बीमारी जिसको हम एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, हिंदी में बोले तो पुरुषों का गठियावात। ये वो बीमारी है जो आपकी कमर या कूल्हों को इन्वॉल्व करती है, एडी को इन्वॉल्व करती है, जैसे मिडिल जो स्केल्टन होता है, एक्सियल स्केल्टन, उसी को इन्वॉल्व करती है। और इसमें एक जीन होता है HLA-B27, अगर पुरुषों में वो पॉजिटिव होता है तो उनमें ज़्यादातर ये देखा गया है। और एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना सिर्फ आपके हिप जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अपना बैक इन्वॉल्व होता है, आपके एडी भी इन्वॉल्व होती है। मरीज़ को हील पेन काफ़ी होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, तो बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको सही समय पे दिखा सकते हैं तो हम सर्जरी से मरीज़ को बचाते हैं। इसको बैम्बू स्पाइन भी कहते हैं। कितनी बार मैंने देखा है पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट नहीं लिया और सडनली उसकी कमर स्टिफ हो चुकी है, मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, और फिर वो एक्सपर्ट के पास आता है और हम देखते हैं कि उसकी कमर जो है वो फ्यूज़ हो चुकी है, इसलिए उसको बैम्बू स्पाइन कहते हैं। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है और इसका भी इलाज संभव है अगर आप सही समय पे आए। तो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक तरह का गठियावात है जो पुरुषों में काफ़ी कॉमन है। डॉक्टर अंकुर, क्योंकि समय की हमारे पास थोड़ी कमी, इसलिए जाते आते एक जरूरी सवाल आपसे लेना चाहते हैं। हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ बने, उन्हें बताइए कि सेहत को लेकर उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या एडवाइस आप देंगे ऐसे डॉक्टरों ने? मैं तो एक ही स्लोगन कहता हूँ, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, मेंटली आप खुश रहो। परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में जितनी कम रखोगे उतनी अच्छा। खान पान अच्छा रखिए और एक्सरसाइज करिए, इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। पैसा तो ज़िंदगी भर कमाना है, बट आपका शरीर जो है वो ही सबसे आपकी अमूल्य धरोहर है जिसका खास ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल डॉक्टर अंकुर, तो कई सारी जानकारियां सर्जरी को लेकर के भी आपने हम तक पहुंचाई, और जो भ्रांतियां थी, जो भ्रम में हम जी रहे थे, उन्होंने उसे आपने दूर किया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का जरूर ध्यान रखें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।